तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के डोज नंबर 3 में। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं डोज नंबर 1 और डोज नंबर 2 की। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के यानी कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके उसके अंदर आप वीडियोस के ऑप्शन पर क्लिक करके सारी वीडियोज आपको ओपन हो जाएगी यानी दिख रही होगी। तो वहाँ पर डोज नंबर 1 और डोज नंबर 2 भी आपको लिख रहे होंगे, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हो। और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना, तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, इस वीडियो के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे करंट अफेयर क्वेश्चन, और साथ में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से क्वेश्चंस भी होंगे। और जो ये क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन सी एग्जाम्स में आते हैं, तो वो आते हैं एसएससी सीजीएल, रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल, पटवारी, एनटीपीसी, रेलवे, पीटीईटी एंड मोर जीके एंड जनरल साइंस एग्जाम्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय कोरोना संक्रमण दिवस, भारतीय मेहमान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय डिप्रेशन दिवस। ठीक है, तो हाल ही में 1 अक्टूबर को मनाया गया था सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पर। यदि जिस पीडीएफ में से या जिस पीपीटीएक्स में से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप आप भी उसे पाना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पीडीएफ या पीपीटीएक्स वाली, उस पर क्लिक करते ही देख सकते हो। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो पहला तो हमने पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस संपूर्ण विश्व में अक्टूबर मास के 1 दिनांक को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस संपूर्ण विश्व में अक्टूबर मास के 1 दिनांक को मनाया जाता है। और इस दिन पर क्या होता है, वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठ संबंधियों का सम्मान किया जाता है। वरिष्ठों के हितों के लिए चिंतन भी होता है। किस दिन? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी कि 1 अक्टूबर के दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22वां, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ICAO ने उरुग्वे के विमानों को कौन सा आईडी नंबर दिया है? OMSBURCX। तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ICAO ने उरुग्वे के विमानों को नंबर दिया है CX। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ICAO। ठीक है, ICAO के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत को, जो ICAO है वो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु नौवहन के सिद्धांत और तकनीकों को नियत करती है और अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना का पालन करती है, जिससे कि सुरक्षित और क्रमवार विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो ये है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन। अगला क्वेश्चन है यानी कि इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जहां 1000 से ज़्यादा कोरोना केस आने के बावजूद अब तक एक भी मौत नहीं हुई है? हरियाणा, लुधियाना, मिजोरम, मेघालय। तो वैसे तो शायद आपको ऑप्शन से पता लग गया होगा, नहीं पता लगा हो तो कोई ना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है सी, मिजोरम। और जो मिजोरम में जो फिलहाल जो कोरोना केसेस हैं, देखिए जो कोरोना केस हैं वो ऐसा तो है नहीं कि डेली सेम ही रहे, इसलिए मैं मतलब ऐसे मतलब जो एग्जैक्ट उसके जो नंबर है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि वो किस किस के बीच में है। तो वो है 1950 और 2100, मतलब 1950 से 2100 के बीच में यहाँ पर फ़िलहाल कोरोना केसेस हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेन बात ये है कि एक भी मौत अभी तक नहीं हुई है, और मैं उम्मीद करूँगा कि मौत हो भी ना। तो मिजोरम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। मिजोरम का मैप कुछ इस प्रकार का है ना। इसकी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश और म्यांमार से टच होती है। मिजोरम भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। 2001 में यहाँ की जनसंख्या 8,90,000 थी। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या केवल 8,90,000 थी। और मिजोरम में साक्षरता की दर भारत में सबसे अधिक 91.03%। ठीक है, यहाँ की राजधानी यानी कि मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। ठीक है, अगला है क्रिकेट के खेल में, शायद आप क्रिकेट का खेल देखते होंगे।
तो क्रिकेट का खेल में डीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिकेट की जो गेम है क्रिकेट का, उसमें एक डीआरएस होता है। तो डीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डायरेक्ट रिव्यू सेनरेशन, डिस्चार्ज रिव्यू सिस्टम और डायरेक्ट रिव्यू सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम ए। ठीक है, इसका आंसर है डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी कि डीआरएस। देख लीजिए ये है क्या डीआरएस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरएस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्रिकेट के खेल में अंपायर के निर्णय को चुनौती दी जाती है, यानी कि हम उसके विरुद्ध होते हैं अंपायर के निर्णय को। यदि आपने डीआरएस लिया है यानी कि जो अंपायर ने जो निर्णय दिया है तो आप उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में हैं। खेलते समय यदि किसी टीम को यह लगता है कि अंपायर द्वारा लिया गया निर्णय गलत है तो वह डीआरएस का प्रयोग कर सकता है। डीआरएस के लिए टीम के कप्तान के द्वारा दोनों हाथों के द्वारा टी का निशान बनाया जाता है। ठीक है, कप्तान को डीआरएस का निर्णय 10 सेकंड के अंदर लेना होता है कि जो उसने निर्णय लिया है वो सही है या गलत, उनको मौका देते हैं। तो अधिक समय लगने पर डीआरएस नहीं दिया जाता है। कप्तान के द्वारा टी का निशान बनाकर इशारा करने पर उस निर्णय को थर्ड एम्पायर द्वारा देखा जाता है, और थर्ड एम्पायर क्या करता है कि उस पूरे को दोबारा रिप्ले करके, कैमरे तो लगे रहते ही हैं तो उनसे वो दोबारा उसको रिप्ले करके पूरी घटना को देखता है। यदि अंपायर द्वारा लिया गया निर्णय गलत होता है तो वह उसे बदलकर अपना निर्णय देता है। यदि अंपायर द्वारा दिया गया निर्णय सही पाया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग बनाई गई है, तो इसका क्या नाम है? टेरिस सुरंग, अटल सुरंग, नीलपत सुरंग और रक्षक सुरंग। वैसे तो आपको इसका पता होगा क्योंकि अखबार और न्यूज़पेपर्स में और टीवी टेलीविजन्स में भी इसकी जो खबर है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन फिर भी नहीं पता हो तो एक माध्यम से, हमारी वीडियो के माध्यम से भी आपको उसका पता चल जाएगा। तो हाल ही में जो दुनिया की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग है वो बनाई गई है अटल सुरंग। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग। अटल सुरंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में जाना जाता है। सीमा सड़क संगठन का कहना है कि 9 किलोमीटर लंबी है ये सड़क। तो 9 किलोमीटर लंबी सड़क पूरे साल मनाली और लेह को जोड़े रखेगी। मनाली और लेह के बीच में ये सड़क बनाई गई है और इससे मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही सफ़र के घंटे भी। और लेह के स्थानीय लोग जो हालिया भारत चीन गतिरोध के बाद से युद्ध के साये में जी रहे हैं, वे इस सुरंग को लेकर बेहद खुश हैं। वैसे तो आपको पता चल गया है कि ये अटल सुरंग है क्या, लेकिन मैं आपको एक ऐसी आकृति या फिर एक ऐसा चित्र बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ना। तो फिर ये तो उसकी कुछ तस्वीरें हैं अटल सुरंग। तो देखिए, जो यदि अटल सुरंग बनी है इस रास्ते में, ठीक है, जो अटल सुरंग बनी है वो इस रास्ते में बनी है, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला जो रास्ता था वो किस प्रकार का था? पहले वाला जो रास्ता था वो मतलब इतना लंबा चौड़ा घूम के आना पड़ता था, ठीक है, इतना ज़्यादा घूम के आना पड़ता था। लेकिन जैसे यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पर पहुँचना है तो पहले उसको इतना ज़्यादा लंबा घूमना पड़ता था, इतना ज़्यादा। लेकिन अब क्या होगा, इस सुरंग के बनने से वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे पहले यहाँ से ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आने पर 3 घंटे लगते थे, 3 हावर लगते थे, लेकिन अब इसमें केवल 15 मिनट लगेंगे, केवल 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ शायद अब आपको इससे काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सुपरवाइजर मॉनिटर असिस्टेंट रो टारगेट, सुपरसोनिक मॉनिटर असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, स्मार्ट मिसाइल आरओ रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। और जो ये है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो,
ये क्या है, किसकी फुल फॉर्म है, स्मार्ट की। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि SMART यानी कि स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ठीक है, स्मार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि क्या है ये स्मार्ट। तो यह एक तरह की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, और ये भी स्मार्ट ही है। तो यह एक तरह की सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। इसके साथ एक कम वजन का टॉर्पेडो भी लगा रहता है जो पेलोड की तरफ इस्तेमाल होता है। दोनों मिलकर इसे एक सुपरसोनिक एंटी सबमरीन मिसाइल बना देते हैं, यानी इसमें मिसाइल के फीचर्स भी मिलेंगे और पनडुब्बी नष्ट करने की क्षमता भी। पूरी तरह डेवलप होने पर इस वीपन यानी कि इस हथियार सिस्टम की रेंज 650 किलोमीटर होगी, और इतनी ज़्यादा रेंज वाले सिस्टम की मौजूदगी भारतीय नौसेना को दुनिया की सबसे खतरनाक नौसेनाओं की लिस्ट में और ऊपर पहुंचा देगी। ठीक है, एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कहते हैं कि यह तकनीक एंटी सबमरीन वारफेयर का चेहरा बदलने की काबिलियत रखती है। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेपेटाइटिस सी ये एक वायरस है, तो इस वायरस की खोज के लिए किन्हें मेडिकल नोबेल पुरस्कार 2020 मिलने की घोषणा हुई है। पहला ऑप्शन है अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे ऑल्टर, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स एम राइस और ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल ह्यूटन्स, तीसरा ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन है। ये जितने भी तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो ही उपयुक्त तीनों ही। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है डी। इन तीनों को मिलने की घोषणा हुई है, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इनकी कुछ तस्वीरें, ये आपके जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं ये तो है हार्वे जे ऑल्टर, और ये इस साइड में जो खड़े हुए हैं वो है माइकल ह्यूटन जो बिल्कुल बीचम बीच में है, और जो राइट साइड में खड़े हुए हैं वो है चार्ल्स एम राइस। अगला क्वेश्चन है बंगोसागर क्या है। भारत व बांग्लादेश की नौसेना के बीच हुआ युद्धाभ्यास, भारत व म्यांमार की नौसेना के बीच हुआ युद्धाभ्यास, भारत व चीन की नौसेना के बीच हुआ युद्धाभ्यास, या भारत व रूस की नौसेना के मध्य हुआ युद्धाभ्यास। तो इसका जो आंसर है वो है ए, यानी कि भारत व बांग्लादेश की नौसेना के बीच हुआ युद्धाभ्यास। देखिए यही क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ICAO ने यूक्रेन के विमानों को कौन सा ID नंबर दिया है। इससे पहले हमने बात की थी 22वें क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो के दूसरे क्वेश्चन में कि ICAO ने, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ICAO ने उरुग्वे के विमानों को कौन सा ID नंबर दिया है, तो वो दिया था CX। अब ये कह रहा है कि यूक्रेन के विमानों को कौन सा ID नंबर दिया है, तो वो दिया है CUR। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में जो एक्सप्लेन था वो हमने पहले ही पढ़ दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो और आप इसे पढ़े। चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 30वां। विश्व में सर्वाधिक TB रोगी कहाँ पर है, किस देश में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो विश्व में सर्वाधिक TB रोगी कहाँ पर है, भारत में है, वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका की राजधानी में है, श्रीलंका में है, या स्पेन में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, भारत। अब भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने पढ़ा कि विश्व में सर्वाधिक TB रोगी, तो ये TB है क्या। ठीक है, तो TB बीमारी है, तो TB एक, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, TB एक संक्रामक बीमारी है जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बीमारी का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों पर होता है, और फेफड़ों के अलावा ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, यूट्रस, मुंह, लिवर, किडनी, गले आदि में भी TB हो सकती है। बताते चले कि सबसे कॉमन फेफड़ों का TB है, जो ज़्यादातर जो TB होती है वो फेफड़ों में होती है ना। तो जो TB कॉमन है वो फेफड़ों के अंदर है, जो कि हवा के ज़रिए एक से दूसरे इंसान में फैलती है। TB के मरीज़ के खांसने और छींकने के दौरान मुंह नाक से निकलने वाली बारीक बूंदें इन्हें फैलाती है, और फेफड़ों के अलावा दूसरी कोई TB एक से दूसरे में नहीं फैलती। TB खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह शरीर के जिस हिस्से में होती है सही इलाज न होने पर उसे बेकार कर देती है। इसलिए TB के आसार नज़र आने पर जांच तुरंत करवानी चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं टॉप 5 कंट्रीज। तो हमने पढ़ा कि सबसे जो पहली वाली है वो तो है इंडिया, सेकंड नंबर पर है आएगी इंडोनेशिया,
3rd नंबर पर साउथ अफ्रीका और 4th नंबर पर बांग्लादेश और 5th नंबर पर इथोपिया। ठीक है, अब जो इसमें नहीं लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में जो सर्वाधिक टीबी तो है, जो विश्व के सर्वाधिक टीबी है वो है, मतलब जितने भी विश्व में टीबी के मरीज़ हैं उनमें 26 यानी कि 26% मरीज़ हमारे इंडिया के अंतर्गत है। और जो भारत में जो गिरावट हुई है, यानी कि मतलब अच्छी बात है कि इनमें जो कमी हुई है भारत में वो हुई है 85% की। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और मेरे ख्याल से हम डोज नंबर 4 को नहीं ला पाएंगे क्योंकि उसके मतलब अब हम कुछ अलग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप उन्हें भी देखना चाहते हो तो फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। और उम्मीद करता हूँ जब आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसलिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो या फिर वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, तो एक बार थैंक्स फॉर वॉचिंग।